गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मिल रहे हैं एक तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो कि क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अब हम थर्ड चैप्टर का, ये पार्ट 1 है, इसके 3 पार्ट्स आएंगे। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी तुम वेट करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करना। ओके, तो हम सबसे पहले एटम्स तो तुम्हें पता ही होगा क्या होते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं एटम्स के बारे में, है ना। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर की तुम्हें डेफिनेशन मैंने बताई थी पहले। एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई सी भी चीज़ है, अगर वो वेट, उसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसे मैटर बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था तुम्हें, पेन है, पेंसिल, बुक, रेजर, एनीथिंग, योर फोन, योर मोबाइल और फोन तो एक ही होता है, योर लैपटॉप, योर बुक, कॉपी, बैग, सब कुछ ये मैटर है। तो मैटर की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एटम। एटम बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। पर अब तो हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, पर ये बहुत साल पहले की बात है, तो तब ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले एटम को परमाणु बोलते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। एलिमेंट तो तुम्हें पता ही है, जब दो एटम कंबाइन होते हैं सिमिलर टाइप के तो एलिमेंट बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के अगर एटम कंबाइन हो रखे हैं तो वो कंपाउंड बनाएंगे। जैसे CO2 तुम्हारा कंपाउंड है, O2 तुम्हारा एलिमेंट है। और इन दोनों को मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, तो यहाँ पे फर्दर डिस्कस करने को कोई पॉइंट बनता नहीं, क्योंकि फिर वीडियो ही लॉन्ग होगी, ठीक है। हम शॉर्ट और क्रिस्पी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी एटम की। एटम को सबसे पहले यही है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। इतना कुछ है नहीं एटम। एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। नेक्ड आई से तो भूल जाओ तुम, एटम्स इतना छोटा है, नेक्ड आई से तो तुम नहीं देख सकते। और इनफैक्ट एक पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, हम उससे भी नहीं देख सकते। एटम्स इतना छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, हद से हद। अब इसके बाद आगे लिखा है, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कांट बी सीन इवन थ्रू अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये हमने पढ़ लिया अभी। अब एटॉमिक रेडियस दे रखा है, मेजर इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ ये इसकी यूनिट है। नैनो से मतलब समझ में आ रहा है 9, तो 10⁻⁹ याद रखना। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ होगा, -9 नैनोमीटर। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं रेडियसेस, जो तुम्हारी बुक में भी लिखे होंगे, NCERT में। हम क्या करेंगे, पहले मेरा ये प्लान है कि पहले मैं तुम्हें ऐसे वन शॉट से पढ़ाऊँ, शॉर्ट वीडियो से। उसके बाद हम NCERT की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, ओके। तो 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10⁻⁸ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 10⁻⁴ ग्रेन ऑफ सैंड, 10⁻³ आंट कर है, और 10⁻1 एप्पल। ये सारे उनके रेडियस बता रखे हैं, एटम के रेडियस। अब इसके बाद 2 लॉज आते हैं, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे 2 मार्क्स के हैं चाहे 3 मार्क्स के हैं, ये कंफर्म है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो लॉज को तुम बिल्कुल रट के चले जाना, याद कर लेना अच्छे से, बिल्कुल। एक जॉन डाल्टन ने दिया है, लुइस प्राउस्ट ने सेकंड वाला दिया होगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ में तुम्हें आ रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये डेफिनेशन ना तुम्हारी आगे चल के हमेशा काम आएगी। कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा हायर क्लासेस में भी तुम पढ़ोगे, अगर इफ साइंस ले रहे हो तो तुम। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब तुम कहोगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो एक्सप्लेन कर दो। वैसे तो तुम अब इतने ज़्यादा बच्चे नहीं रहे हो, मतलब बड़े हो गए हो, तुम्हें तो पता ही होगा। जैसे कि ये A+B हमारे हैं, इनको मैंने रिएक्ट करा भी, मैं लिख रही हूँ C+D। तो जो उसमें तुम A+2 देख रही हो, 2 केमिकल्स हैं, केमिकल A, केमिकल B और केमिकल C, ठीक है। हाइड्रोजन मान लो प्लस क्लोरीन मान लो, यहाँ पे एक C बना है, D हटा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे H, तो मैं अपना ढंग से ही बता देती हूँ, H है प्लस Cl है, गिव्स HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन ये तुम्हारे दोनों रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स यानी कि जो चीज़ हमने मिक्स करी है, हमें कुछ अब आगे प्रोडक्ट बनाना है। और प्रोडक्ट का मतलब तुम्हें पता ही है, जो चीज़ बन के आ रही है, रिएक्शन करा 15 मिनट 20 मिनट, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है। अभी जैसे कि मैं सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री है मेरे पास, तो उसमें एक रिएक्शन ऐसी थी हमारी, फोटो लाइट से रिलेटेड थी, मतलब तो उसे सनलाइट की प्रेजेंस में उस रिएक्शन को रखना था। तो पूरे 1 वीक तक हमने वेट करा उस रिएक्शन के लिए। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं हमारी जो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं, कुछ 20 मिनट में, कुछ घंटों में ख़त्म। हम लैब हमारी होते हैं 4 घंटे की लैब, तो उसमें हम यही करते हैं, मतलब केमिस्ट्री की रिएक्शंस वगैरह ही करते हैं। तो कुछ घंटों में हो जाती है, कुछ में कहीं दिन लगते हैं, कुछ में हफ्ते लगते हैं। तो बहुत टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो प्रोडक्ट हमें कभी कभार जल्दी मिल जाता है अपना, कभी कभी बहुत लेट मिलता है, ठीक है, पर मिल ज़रूर जाता है अगर तुमने सही से रिएक्शन की है, सही से मिक्स करा है। गलत मिक्स करा है तो प्रोडक्ट इस जन्म में कि अगले जन्म में भी नहीं आएगा तुम्हारा। ओके, तो ये हम थोड़ा आगे पहुंच गए हैं, तुम दोबारा से पीछे आ जाओ अपनी क्लास में। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को हम ना ही बना सकते, मास तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की तरह है, ना ही उससे तुम्हारी दोस्ती टूट सकती, ना ही तुम किसी और को बेस्ट फ्रेंड बना सकते। बनाओगे तो वो तुम्हें पीट देगा, है ना। तो ये याद रखना, मास तुम्हारा दोस्त जैसा है, वो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, ठीक है। अब इसी बात पे अपने बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो भेज दो और कहना तुम मास है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास हमारा रिएक्शन लिखा मैंने यहाँ पे, रिएक्टेंट सर्कल लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका एग्जाम्पल एक ऐसा क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ कि ऐसा फिजिकल चेंज बताओ जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है, तो उसका फिजिकल चेंज तो वो होता है जो कि रिवर्सिबल हो, मतलब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस पिघल चुकी है, वाटर बन चुका है, तो वाटर के बाद दोबारा फ्रिज में रखेंगे कूल करके, तो वो दोबारा से आइस बन जाएगी। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर तुम्हारी जो आइस है उसका वेट 1 ग्राम है, तो जो वाटर होगा, वाटर का वेट भी 1 ग्राम होगा। तो इसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लाइन तो तुम रट जाओ, तुम ऑलरेडी याद होगी, बट मैं फिर भी कह रही हूँ याद कर लो, पक्का पक्का आएगी। और जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब वो पूछ रहे हैं कि रिएक्शन के बाद कितना मास होगा कार्बन ऑक्सीजन का। CO2 बनता है, तुम्हें सबको पता है, कंबशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन मिला है, ये दोनों ही, जैसे मैंने तुम्हें HCl का एग्जाम्पल दिया था कि H को ऐड करा हमने Cl में तो हमारा HCl बना, वैसे ही एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जो कि CO2 बनता है। तो हमने 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो टोटल ऐड करेंगे। अब एडिशन सबको आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा ही एडिशन आता है, बहुत ज़्यादा ही आता है, मैथ्स भी है सबके पास ही, ठीक है। तो इसका आंसर 44 ग्राम। अब फर्स्ट तो इतना ही है, तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है, दैट्स इट। और ये लिख देना किसने दिया है, ये साइंटिस्ट का नाम लिख देना, ओके, बस तुम्हारे मार्क्स कन्फर्म है। अब सेकेंड पॉइंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसके नाम से तुम घबराना मत, कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। कांस्टेंट का मतलब सेम होता है, कांस्टेंट सेम टाइप का समझ लो। प्रोपोर्शन का मतलब रेशो, कहीं ना कहीं रेशो की बात कर रहा है ये लॉ, ठीक है। जोसेफ प्राउस ने दिया है ये लॉ। द एलिमेंट्स इन अ केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड है, जैसे CO2 मान लो, HCl मान लो, कुछ कोई सा भी कंपाउंड मान लो जो तुम्हारा फेवरेट हो। The element in a pure chemical compound are always present in the same proportion by mass regardless of how the compound is created. अब तुम्हें मैं एग्जांपल देती हूँ वाटर का, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है जो कि हर कोई देता है इस लॉ में, वाटर का। अब तुम बताओ, हमारा वाटर है, अब वो पानी चाहे मेरे घर का हो, चाहे तुम्हारे घर का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, पानी, वो पानी सेम ही होगा। पानी बनता है हमेशा H2O से। तो इसका रेशो, इसमें और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2। रेशो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। तो ये 2 रेशो 16, तो इसको कट करेंगे तो 1:8। अब तुम पानी कहीं का भी पानी ले लो, चाहे बिस्लेरी का पानी लो, चाहे समरसीवर का पानी लो, चाहे अपनी बॉटल का पानी लो, कहीं का भी पानी लो, अपने दोस्त के घर का पानी, अपने घर का पानी, चेक करना तुम्हारा उसका रेशो 1/8 ही आएगा। और तुम सोचो कि 3:5 कर दे, पानी बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब तुम्हें हाइड्रोजन का इतना ही लेना पड़ेगा जितना यहाँ लिखा है, ठीक है। तुम सोचो मैं 3 ले रहा हूँ अपनी मर्जी से,
हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को 5 ले रहे हो, कभी पानी बनेगा ही नहीं ज़िंदगी में। तो ये है स्लॉ की स्पेशलिटी, जो कि बताता है कि एक का जो कंपाउंड होते हैं वो फिक्स्ड रेशो में बनते हैं, उसका रेशो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट वॉज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट, मैंने बताया था। एग्जाम्पल क्या, 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O है, जिसमें कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। 18 ग्राम ऑफ H2O पूरा है, तो उसमें 2 ग्राम तो हमारा हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा। तो 2 और रेशियो 16 को हमने अगर कट करा तो 1:8 आएगा। जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन 2 लिख दिया मैंने, उसका मास तो वैसे 1 होता है, और मास ऑफ हाइड्रोजन अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि H हाइड्रोजन में 2 H है ना, तो इसलिए 1:2 आएगा। 1 2 2 होता है, तो 2:16, तो 1:8 इसका रेशियो। इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 रिस्पेक्टिवली। मतलब वाटर का रेशियो है, उसमें उसका रेशियो सेम ही रहेगा 1:8। ये तो तुम लिख लो, इसके एग्जाम्पल में तुम वाटर का लिख दोगे, वेल डन। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे CO2 का लिख लोगे वो भी चलेगा। तो उसके बाद एक मस्त सी थ्योरी आती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने, जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने सबसे पहले एटम का नाम दिया था, पर उससे पहले भी हमारे इंडिया में थे, ऋषि कनक नाम है उनका, जिन्होंने बताया था परमाणु। उन्होंने चावल के छोटे चावल को तोड़ तोड़ के देख रहे थे, तो उन्होंने उसे परमाणु बोला था। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहते हैं इंडिया में डिस्कवरी हुई थी, बट इंडिया में उसको इतना नेम फेम नहीं मिला। तो फिर बाहर के साइंटिस्ट तो पता ही है तुम्हें, कर लेते हैं सब कुछ। अब कई सारी चीज़ें जो इंडिया में आई हैं, बट उसका जो क्रेडिट है इंडिया वाले पेटिशन नहीं करवा पाए, तो बाहर वाले प्रॉफिट उठाने लग गए और वो करने लग गए, उन्होंने थ्योरीज वगैरह बना दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हिंट तो इंडिया से ही लेते होंगे, पक्की बात। ठीक है ठीक है, अब आगे देखते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। बाकी अब तो ये थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया गया है, मतलब कंप्लीटली नहीं, बट इसकी बातें कई सारी गलत हुई हैं। बट उस टाइम पे इतनी लैब्स अच्छी नहीं थी, अच्छी तरीके से इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो वो डिस्कवरी नहीं कर पाए थे ढंग से। जैसे इन्होंने बताया था कि आटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट अब तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आ चुका है, वो आगे डिस्कवरीज हुई हैं, फर्दर तुम पढ़ोगे। पर फिलहाल हम ये देखते हैं। According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atom. According to Dalton के अकॉर्डिंग हम देखें, जितने भी मैटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर्स हैं, वो किससे बने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से, कॉल्ड एटम्स, हम उसे एटम बोलते हैं। ठीक, वही जो एटम की डेफिनेशन थी, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब ये लाइन किसने कही है बता देना, जॉन डाल्टन ने कही है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और पॉस्टुलेट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली नोट्स पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू नहीं लिखा, बताया था ना, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं ये। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर हैं वो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं, जिन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हम एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी यही कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी यही कहता है। तो जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी है, तो देख लेना। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स हैं गिवन एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल मास में आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट, यही इनकी बात गलत हो गई है। इन्होंने कहा अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ऐसे कि H2O, ऐसे हाइड्रोजन का अलग एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का, वैसे है तो, पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है। बट इन्होंने क्या कहा है, जितने भी अलग अलग एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस अलग अलग होंगे। बट आगे चल के चीज़ें गलत प्रूव हुई हैं। एटम्स कंबाइन रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो इनका रेशियो होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, तो वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। ये नहीं कि तुम्हें रेशियो 6:10/2 ऐसे करके नहीं मिलेगा, होल नंबर में मिलेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर कांस्टेंट नंबर के ही एटम्स होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड होते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया था H2 में 1:8 होता है, तो वैसे ही। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स पढ़ के इस वीडियो को एंड कर देंगे। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, नो सब एटॉमिकल पार्टिकल्स
इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया। अब ऑफकोर्स कैसे बताते, उस समय पर डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, तो ये कैसे बता देते। तो सबसे पहले डाल्टन की जो थ्योरी थी उसने बताया था कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, बट तो आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और एक अभी हम आगे हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, क्वार्ट्स नाम का होता है एक, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैसे ही क्वार्ट्स होता है पार्टिकल, वो फर्दर पढ़ेंगे। बट फिलहाल ये है कि इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया था। फर्स्ट ड्रॉबैक ये। फिर दूसरा, आइसोटॉप्स इन्होंने डिफाइन नहीं करे, आइसोबार्स डिफाइन नहीं करे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं। डेल्टन ने कहा कि जितने भी एटम्स हैं ऑफ एन एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं हैव द सेम मास, बट इनका मास सेम होगा। जितने भी एक एलिमेंट है उसके अंदर जो भी एटम्स हैं उन सबके मास सेम होंगे, बट ऐसा नहीं है। बट आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। आइसोटॉप्स ऐसे कंपाउंड्स कह लो, एटम्स कह लो, उनके ना एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट मासेस डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट, आगे पढ़ोगे, इसमें इतना डिटेलिंग में नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। नो आइसोबार्स के बारे में भी नहीं बताया था। डाल्टन सेड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। डाल्टन ने कहा था कि अगर एटम डिफरेंट है तो उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, बट ऐसा नहीं है। आइसोबार्स हैं, हैव सेम मास नंबर। जैसे आर्गन है, क्रिप्टॉन है, कैल्शियम है, तो आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, कैल्शियम का भी 40 है, क्रिप्टॉन का भी 40 है, बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मॉडर्न डे ऑफ सिंबल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, और अपने मास जैसे दोस्त को ज़रूर शेयर करना। ओके, बाय बाय।